योगी सरकार छात्रों और युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए अपनी विकास गाथा में बताएगी। अगले महीने में फ्री मिलने वाले इन स्मार्टफोन और टैबलेट से लाखों छात्रों को अपनी पढ़ाई तो कर ही सकेंगे और साथ ही उन्हें विकास से जुड़ी कई विभागों की योजनाएं भी बताई जाएंगी। साथ ही नवीनतम अपडेट के साथ ही उन्हें नई जानकारी भी साझा की जाएगी। चुनावी मौसम में सरकार की इस योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ छात्राओं और अन्य वर्गों के लोगों को तकनीकी शक्तिकरण के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट देने का निर्णय लिया है। छात्र इससे अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कर सकेंगे। अब सरकार ने सरकारी योजनाओं की जानकारी इन गैजेट पर उपलब्ध कराने का भी जिम्मा सूचना विभाग को सौंप दिया है। औद्योगिक विकास विभाग ने सूचना विभाग से कहा कि टैबलेट मोबाइल फोन के जरिए राज्य सरकार की कई योजनाओं की जानकारी छात्र छात्राओं को हो सके, इसलिए कई विभागों की योजनाओं का कंटेंट टैबलेट में उपलब्ध करवाया जाए। ये कंटेंट समय समय पर अपडेट भी किया जाएगा। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ सोमवार को महाराष्ट्र बंद के दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी साफ नजर आई है। दरअसल महाराष्ट्र के थाने में शिवसेना कार्यकर्ता ने सड़क पर गुजरने वाले हर ऑटो रिक्शा चालकों पर थप्पड़ और लाठी से हमला कर दिया। बंद के बाद ही शिवसेना कार्यकर्ताओं को थाने में ही जिले के सड़कों पर गश्त करते और ऑटो रिक्शा चालकों को रोकते हुए देखा गया। इस दौरान उन्होंने कई ड्राइवर को थप्पड़ भी मार दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कुछ लोगों के पास लाठियां भी थीं, जिससे वो वहां से गुजर रहे ऑटो रिक्शा चालकों को मारते हुए साफ नजर आए हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बंद में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो उनके साथ शिवसैनिकों ने गुंडागर्दी की है। इसके साथ ही जबरदस्ती दुकानें भी बंद करवाई गई हैं। इतना ही नहीं, लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने दुकानों को बंद करवाने के लिए पुलिस का भी सहारा लिया है। और एक वीडियो महाराष्ट्र के रत्नगिरी से भी सामने आया है, जहां पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने दुकान में घुसकर दुकानदार को धमकी दे रहे हैं, दुकान बंद करने के लिए कह रहे हैं। अंत में दुकानदार मजबूर होकर अपनी दुकान बंद करने लगता है। शिव सैनिकों की गुंडागर्दी के ऐसे वीडियो कई सामने आ रहे हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बारिश में आपको बताएं कि शहर की कई सड़कें जहां जलमग्न हो गई हैं, वहीं कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में भी घुसने पर पानी जमा हुआ है और इस दौरान विमान यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट की बाहर की सड़कों पर भी इतना पानी जमा हो गया है कि वाहनों का आना जाना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि इस दौरान यात्रियों को ये भी डर लग रहा है कि कहीं उनकी फ्लाइट छूट ना जाए। यात्रियों को ट्रैक्टर लेकर एयरपोर्ट जाते देखा गया है। वहीं भारत मौसम विभाग ने यह भी जताया है कि आज के लिए उत्तर आंतरिक कर्नाटक के बेलगावी और बागलकोट, विजयपुरा, कोप्पल, रायचूर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के भी कई शिवमोगा, कोडागु और कोलार, बेंगलुरु ग्रामीण और बेंगलुरु शहरी, रामनगर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु में बारिश की बंगाल की खाड़ी में एक विकसित कम दबाव प्रणाली के कारण हो रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की विजय यात्रा जाजमऊ से शुरू होकर 4 जिलों में घूमते हुए कानपुर देहात में समाप्त हो रही है। आपको बता दें कि 2 दिन में यात्रा करीब 190 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय लाठर का यह भी कहना है कि ये यात्रा चुनावी अभियान का आगाज है। विजय यात्रा के जरिए गंगा जमुनी तहजीब के सामने से जाएगा और यात्रा कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन और हमीरपुर में रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहली सभा घाटमपुर में भी नवनेली के पास ही होगी और ये योजना अखिलेश सरकार की है। दूसरे दिन समापन सभा कानपुर देहात में अमूल्य दूध प्लांट के पास होगी। यह योजना भी अखिलेश सरकार के समय की है और इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस मूल्य वृद्धि समेत कई समस्याओं पर चर्चा की है। सपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने यह भी जानकारी दी है कि मंगलवार राष्ट्रीय अध्यक्ष का गंगा पुल का स्वागत होगा।
इसके बाद एलिवेटेड रोड से ही नौ बस्ता जाएगी और यहाँ भी स्वागत किया जाएगा। पूरे रूट में स्वागत कार्यक्रम रखे गए हैं। यात्रा के शहर के अंदर आने के सवाल पर उन्होंने ये भी बताया कि वहां पे जाम लगा है, बाद में चुनावी सभाएं होंगी। दूसरी तरफ सभा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने रूट का जायजा भी लिया है। हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। राज्य की खट्टर सरकार ने 1967 और 1980 में जारी 2 आदेशों को वापस ले लिया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक थी। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी जताई है। उन्होंने कहा है कि क्या मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार बीजेपी आरएसएस की पाठशाला चला रही है। इस आदेश पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश को टैग करते हुए कहा है कि अब हरियाणा के कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में भाग लेने की छूट है। सरकार चला रहे हैं या बीजेपी आरएसएस की पाठशाला चला रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बच्चों को कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 2 से 18 साल के वैक्सीनेशन को मिली मंजूरी है और 2 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है और डीसीजीआई ने भी कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि 2 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगेगी और कोवैक्सीन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है बच्चों के लिए, जहां पर सरकार ने बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की हम बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीसीजीआई ने कोवैक्सीन को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। बच्चों को अब कोवैक्सीन दी जाएगी। 2 से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन दी जाएगी और बच्चों को कोरोना वैक्सीन को लेकर ये बड़ी अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 2 से 18 साल के वैक्सीनेशन को मिली है मंजूरी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बताएं कि अफगानिस्तान पर तालिबान नियंत्रण लगभग 2 महीने पूरे करने जा रहा है। अमेरिकी सेनाओं की वापसी और बड़े पैमाने पर मची अफरा तफरी के बीच तालिबान निजाम के काबुल के सत्ता की चाबी हाथ में तो ले ली है, लेकिन अफगानिस्तान के तबीयत सुधारने का भी तालिबान के पास ना कोई नुस्खा है और ना ही कोई दवाई है। ऐसे में अफगानिस्तान को गहराते मानवीय संकट से बचाने के उपायों पर भी मंथन किया जा रहा है। आज भारत समेत G20 समूह देशों के नेता विशेष बैठक में जुट गए हैं और अमेरिका, फ्रांस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान समेत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश इटली की अगुवाई में हो रही अहम बैठक के लिए जमा होंगे। इस महीने की आखिर में रोम में होने वाली G20 शिखर बैठक से पहले दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले मुल्क वर्चुअल बैठक के मंच पर मिलेंगे। खासतौर पर अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई इस बैठक को पीएम मोदी भी संबोधित कर रहे हैं और जाहिर है कि G20 के इस वैश्विक मंच पर जहां भारत की कोशिश, जहां अफगान लोगों के लिए सहानुभूति और मदद के लिए हक होगा, वहीं जोर पर इस बात पर भी होगा कि तालिबान को अल्पसंख्यकों और महिलाओं की हिफाजत समेत मानवाधिकार को जवाबदेह बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिए 24 सितंबर के अपने संबोधन से लेकर 17 सितंबर को दिए अपने संभाषण के सुरक्षा परिषद में पारित प्रस्ताव 2593 में तालिबान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई से लेकर समावेशी सरकार बनाने जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाने के लिए कहता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि G20 देशों की यह सपाट और महत्वपूर्ण बैठक, जहां अफगान लोगों के लिए गहरे मानवीय संकट में मदद के उपाय जुटाने का प्रयास करेगी, वही तालिबान निजात का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बर्ताव करने का भी दबाव बनाएगी। महत्वपूर्ण है कि भारत ने नीति के दशकों में करोड़ों डॉलर की लागत वाली सहायता परियोजनाओं अफगानिस्तान में चलाई हैं। इनके तहत जहां कई अहम सड़क, बांध और बिजली परियोजना बनाई गई है, वहीं सैटेलाइट से लेकर शिक्षा सुविधाओं तक के अनेक मदद के लिए भी मिशन चलाए गए हैं। हालांकि बदले हालात में भारत के लिए बड़ा संकट सुरक्षा है। स्वाभाविक तौर पर भारत अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर
भी जाने की मदद के उपायों के लिए अपने लोगों की जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद अब घटने भी लगे हैं। देश में आज लगातार दूसरी बार कोरोना वायरस के नए मामले सामने गिरावट आई है और पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,313 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 181 लोगों की मौत भी हो गई है। कल देश में 18,132 मामले दर्ज हुए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 26,569 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,14,900 हो गए हैं। देश में अब तक 3,33,20,057 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं देश में अब तक कोरोना से 4,50,963 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अगर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की जानकारी ये भी है कि देश में कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 65,86,092 डोज दी गई हैं, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर 95,79,78,049 हो गया है। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने यह भी बताया है कि 11 अक्टूबर 2021 तक कोरोना वायरस के लिए 58,50,00,000 और 38,000 और 43 नमूनों का परीक्षण भी किया गया है। इनमें से कल 11,81,966 नमूनों का भी परीक्षण हुआ है। बता दें कि अभी देश में बाकी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अब कोरोना में पिछले दिनों के मुकाबले में गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं केरल में पिछले 24 घंटे में 6,996 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 16,576 लोग ठीक भी हो गए हैं, जबकि 84 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,01,419 हो गई है। वहीं अब तक 26,342 लोगों की मौत भी हो गई है। राज्य में अब तक 46,73,442 लोगों की कोरोना को मात दे चुके हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हाईवे किनारे पेड़ पर ग्लूकोज की बोतलें टांग कर मरीजों का इलाज करने का वीडियो सामने आया है। मरीजों की जान पर खिलवाड़ करने का ये वीडियो सामने आया है, जहां पर डॉक्टर हाईवे के किनारे पेड़ के नीचे और पंचर की दुकान में मरीजों का इलाज करते हुए दिखाई दिए हैं। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल सहारनपुर की बेहट तहसील के मुजफ्फराबाद में ब्लॉक के कलसिया गांव में एक डॉक्टर क्लिनिक के बाहर हाईवे के किनारे पेड़ के नीचे और पंचर की दुकान में मरीजों के इलाज कर रहा था। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लिनिक में जगह न होने के कारण डॉक्टर द्वारा किस तरह पेड़ की टहनियों पर और खिड़की के सरियों की ग्लूकोज की बोतलें लटकाई हुई हैं और मरीजों का खुले में चारपाई पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। जिंदगी के खिलवाड़ किया जा रहा है मरीजों के साथ। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में वायरल फीवर का और डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अधिकतर लोग बड़े अस्पतालों में अपने मरीजों का इलाज ना करवा पा रहे हैं और गांव में ही इन डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं। उचित समझते हैं वो कि गांव में ही इलाज हो जाए, लेकिन ऐसा लापरवाही उनकी तरफ से सामने आ रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है कि वो इस तरह के खुलेआम मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती है। ये वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक ने फिलहाल मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएमओ इस तरह के इलाज करने को गलत मान रहे हैं और डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कह रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक पाकिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क से पाकिस्तानी नागरिकता के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है और बताया यह भी जा रहा है कि यह आतंकी भारतीय नागरिक की फर्जी आईडी के साथ घूम रहा था और फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जानकारी ये मिली है कि पाकिस्तान के इस आतंकी के पास AK-47 राइफल के साथ एक अतिरिक्त मैगजीन और इसके साथ ही 60 राउंड एक हथगोला और 50 राउंड और 2 अत्याधुनिक पिस्टल भी बरामद हुआ है। और कहा यह भी जा रहा है कि आतंकी को रात 9:30 बजे गिरफ्तार किया गया है। यह आतंकी पाकिस्तान के नारोवाल का रहने वाला है। जानकारी मिली है कि यह पाकिस्तानी आतंकी 6 इंडियन
पासपोर्ट के साथ पिछले काफी समय से लक्ष्मीनगर इलाके में रह रहा था। पुलिस इस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद इसके नेटवर्क और साथियों की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी को राउंड अप किया गया है। और अब तक हत्या के इस संगीन मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग को भी इस केस में निरुद्ध कर दिया गया है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में दलित युवक की हत्या के मामले में गठित स्पेशल टीम लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी और सोमवार को पुलिस की उसी विशेष टीम ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी को राउंड अप भी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने यह भी बताया कि बीती 8 अक्टूबर को गांव प्रेमपुरा निवासी दलित युवक जगदीश मेघवाल के पिता बनवारी लाल की तहरीर पर उसी के गांव में मुकेश आदि के विरुद्ध अपहरण, हत्या और SST एक्ट के तहत पीलीबंगा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच में सीओ रावतसर रणवीर सिंह और मीणा कर रहे थे। मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए आईजी ने भी नेतृत्व में एसपी नौहर जनेंद्र कुमार और मीणा और सीओ रणवीर सिंह मीणा के सुपरविजन में थानाधिकारी पीलीबंगा इंद्र कुमार और SI हरबंस सिंह के साथ अलग अलग टीमों का गठन किया था। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पान मसाला खाना बहुत पसंद है। ऐसे लोगों की मजबूरी हो जाती है कि वो कहीं भी थूक देते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार अब समाधान लेकर आई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के थूकने की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। रेलवे प्रशासन की ओर से जुर्माने का प्रावधान भी किए जाने के बाद भी इस समस्या से अब तक निजात नहीं मिल सका है। कोरोना महामारी के दौर में कड़े प्रावधानों के बावजूद रेलवे परिसरों में यात्रियों के सार्वजनिक रूप से थूकने की आदत में सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में अब रेलवे परिसर में गंदगी से निपटने के लिए यात्रियों को पाउच वाला पिकदान मिलेगा। दरअसल भारतीय रेलवे अपने परिसरों में विशेषकर पान और तंबाकू खाने वालों द्वारा थूकने के कारण होने वाले दाग, धब्बों और निशानों को साफ करने के लिए सालाना लगभग 1200 करोड़ रुपए और बहुत सारा पानी खर्च करता है। ऐसे में यात्रियों को रेलवे परिसर में थूकने से रोकने के लिए 42 स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन या कियोस्क लगाए जा रहे हैं और जहां इसे यात्रियों को 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के पाउच वाला पिकदान मिलेगा। आपको बता दें कि इन पिकदान पाउच को आसानी से जेब में रखा जा सकता है और इनकी मदद से यात्री बिना किसी दाग के जेब में भी अपना पिकदान रख सकते हैं और थूक भी सकते हैं। इस पाउच के निर्माता का साफ कहना है कि इस उत्पाद में मैक्रोमोलेक्यूल पंप तकनीक है और इससे एक ऐसी सामग्री बनाई गई है जो लार में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस के साथ मिलकर जम जाती है। बताया जा रहा है कि इस पाउच को 15 से 20 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थूक को अवशोषित कर उन्हें ठोस में बदल देते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद इन पाउचों को जब मिट्टी में फेंक दिया जाता है तो ये पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं और पौधे की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। वहीं आपको बता दें कि नागपुर में भी इस मशीन को लगाना शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर नागपुर नगर निगम और औरंगाबाद नगर निगम के साथ करार भी किया गया है। बताया गया है कि ये पिकदान पाउच जेब भी रखे जा सकते हैं, जिनकी सहायता से यात्री बगैर किसी दाग धब्बे कहीं भी किसी भी वक्त थूक सकते हैं। अब देखना ये होगा कि रेलवे की ये कोशिश आखिरकार कितनी कामयाब होती नजर आती है, क्योंकि पाउच का दाम भी लगभग आम आदमी के लिए सही बताया जा रहा है। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या आम इंसान तंबाकू थूकने के लिए भी पैसा खर्च करेगा?